बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनसिफ़ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ़। नाज़रीन, आज हम एक पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल केस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि 28 से 30 साल पुराना केस है, और वो केस है मीर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस। जी हाँ, बिल्कुल 1996 में इनका मर्डर हुआ, पुलिस मुकाबला हुआ मुबैना तौर पर, और उस केस को जो है कि फिर कोर्ट में उसका ट्रायल हुआ। इस केस की बुनियादी तौर पर जो है कि 2 एफआईआर हुई थी, और जो आज तक जो है कि वो पेंडिंग में है, हाई कोर्ट में अपील चल रही है। और इसका सारे पीछे बैकग्राउंड क्या रहा, तफसीलात क्या रहीं, अदालती कार्रवाई में क्या क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, कितने गवाह चले, प्रोसिक्यूशन ने क्या कहाँ पर खामी की, कहाँ पर कमज़ोरी दिखाई, और फिर उसके बाद ये अपील में कैसे आ गया, और कब से आया है, जब से अपील चल रही है उसको कितना अरसा हो गया। इस सारे सिनेरियो पे हम बात करेंगे, पूरे इसको जो है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट इसाक तनोरी साहब, जो कि कोर्ट रिपोर्टिंग में अपनी महारत रखते हैं, एक तवील अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और स्टार्ट ही इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से किया था। तो इस हवाले से इन्होंने उस केस को बराह रास्त कवर भी किया, रिपोर्ट भी किया, बहुत अच्छे तरीके से किया, और आज तक इस केस को ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये हमें ऐसी चीज़ें बताएंगे, ऐसे पर्दा इस केस के ऐसे पर्दे उठाएंगे जो आज दिन तक किसी ने न सुना, न किसी ने देखा, और ना ही किसी ने पढ़ा होगा कहीं। तो इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो इसाक साहब, आपका बहुत शुक्रिया और आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में हम। थैंक यू। और ये बताएं इसाक साहब कि ये केस आपने डे 1 से इसको कवर किया, इसकी एफआईआर हुई, एफआईआर के मामलात और फिर प्रोसिक्यूशन के मामलात, अदालती कार्रवाई, इसका अदालती रिकॉर्ड, और वहाँ से चलकर आज जो हाई कोर्ट में आ गया है, ये ज़ेर समात है, ये सारे ज़रा हमें हमारे नाज़रीन को बताएं कि आखिर मामला इतना ताख़ीर का शिकार कैसे हुआ और क्यों हुआ। जी शुक्रिया। इनिशियली ये 90 सितंबर 96 का वाक़या है, जब मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब जो है अपने साथियों के साथ सुरजानी टाउन से एक जलसा करके वापस आ रहे थे। तो क्लिफ्टन में उनकी जो रिहाइशगाह है, जिसको सतर क्लिफ्टन के नाम से मशहूर है, तो वहाँ वो उसके नज़दीक पहुँचे तो वहाँ पुलिस ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद थी। बेसिकली उनके कुछ साथियों के ऊपर कुछ एफआईआर्स थी, या पुलिस का ये कहना है कि जो उनके पास कुछ असला था या कुछ केसेस थे, तो उनको गिरफ़्तार करना था। और पुलिस ने इनिशियली इल्ज़ाम लगाया था कि मुर्तज़ा भुट्टो साहब जो है वो उनको गिरफ़्तारी में अच्छा, आप प्लीज़ ज़रा लाउडली कहेंगे ताकि हमारे नाज़रीन को जो है ना क्लियरली जो है ना इसकी आवाज़ सुनाई दे। तो बहरहाल वो फिर उन्होंने इंटरसेप्ट किया इनको। पुलिस का कहना है कि इन्होंने जब वो वापस आए तो वहाँ सतर क्लिफ्टन पे इंटरसेप्ट किया मुर्तज़ा भुट्टो और उनके काफ़िले को। तो इंटरसेप्ट किया, तो उसके बाद पुलिस मुकाबला शुरू हो गया। बहरहाल खैर वो उसमें बहुत सारे, आपको पता है कि हमने एक लंबी 28-30 साल हो गए इस बात को, अभी तक इसका कोई कंक्लूजन अदालती तौर पर सच नहीं निकल सका। जी। तो बहरहाल उसमें फिर ये एफआईआर्स कट गई। एक एफआईआर मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथियों के ऊपर कटी, और दूसरी एफआईआर जो है वो आला पुलिस अफसरान थे उनके ऊपर कटी। उसमें उस वक्त के डीआईजी कराची थे वाजिद दुरानी साहब, बिल्कुल, आईबी के डायरेक्टर थे मसूद शरीफ साहब, जो कभी इस दुनिया में नहीं रहे। सही। और इसके अलावा अपना शाहिद हयात साहब थे, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और बहुत सारे तकरीबन 20 से ज़ायद पुलिस अफसरान उसमें नॉमिनेट हुए थे जो मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में। इनिशियली ये केस सिटी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में चला, और ये चलता रहा काफ़ी अरसा। इसमें पहले इन्वेस्टिगेशन, फिर री इन्वेस्टिगेशन होती रही, तो फाइनली ये ट्रायल चला। तो ये ट्रायल अलबत्ता 2008 में जब ये पेंडिंग था केस, तो चूँकि इसमें आसिफ अली जरदारी साहब जो मौजूदा सदर हैं पाकिस्तान के, तो वो भी उस वक्त वो उनको भी एक्यूज़ बनाया गया था। और ये 96 में उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उस वक्त की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी जब ये इंसिडेंट हुआ था। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसमें फिर ये ट्रायल चला। तो बहरहाल ट्रायल कंप्लीट होने से पहले 2008 में, आई थिंक अप्रैल 2008 में, ट्रायल कोर्ट में इनिशियली आसिफ जरदारी साहब ने बरियत की दरख्वास्त लगाई, तो वो ट्रायल कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। अच्छा। तो फिर जरदारी साहब हाई कोर्ट में आए, उस फैसले के ख़िलाफ़ क्रिमिनल रिवीजन हाई कोर्ट में लगाई। तो हाई कोर्ट ने 2008 में ही वो उनकी एप्लीकेशन अलाउ करते हुए जरदारी साहब को बरी कर दिया था। तो ये पहला पॉइंट था कि जब किसी मुल्ज़िम को कोर्ट ने एक्यूट किया था।
जब जरदारी साहब को एक्यूट किया तो उसके बाद फिर आइडेंटिकल ग्राउंड्स के ऊपर बाकी मुलजमान ने भी जो है वो उनको कुछ को बेलें भी मिल गई थी, पहले मिल गई थी, कुछ को बाद में मिल गई। तो फिर 2009 में ये केस कंक्लूड हुआ। ये दोनों केसेस ये एक साथ चल रहे थे, दोनों केसेस कंक्लूड हुए। तो उन दोनों केसेस में ये तमाम पुलिस जो मुलजमान थे उनको बाइज्जत बरी किया गया। और जो दूसरा केस था मुर्तज़ा भुट्टो के साथियों के ख़िलाफ़, उनमें भी तमाम मुलजमान को 2009 में दिसंबर 2009 में ट्रायल कोर्ट ने 2 मुख्तलिफ फैसलों में तमाम मुलजमान को बरी कर दिया था। दोनों एफआईआर में तमाम मुलजमान जी 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 बरी हो गए, यानी ये कत्ल हुआ ही नहीं। तो जी बस अब ज़ाहिर है इन्होंने कहा कि जी इस्तखासा दोनों साइड से जो है ना वो इस्टेब्लिश करने में नाकाम रही है केस को। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि 2009 जनवरी 2010 में फिर दोनों केसों में अपीलें फ़ाइल हो गई। एक केस में उनके जो मुद्दई थे, उनके करीबी साथी थे नूर मोहम्मद मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहब के, वो उन्होंने अपील की हाई कोर्ट में फ़ैसले के ख़िलाफ़ ट्रायल कोर्ट के। और दूसरी अपील शायद हयात साहब ने की, उस वक्त वो याद थे, उन्होंने भी की। तो फिर ये अच्छा बड़ी हैरानकुन तौर पर ये अपीलें फिर पेंडिंग रही हाई कोर्ट में 2010 से लेकर मेरा ख़्याल है 2022 तक, तकरीबन 12 साल तक ये अपीलें पेंडिंग रहीं और इसके ऊपर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई। फिर 2022 के बाद, ये 2022 के आखिर में फिर इसके ऊपर कोर्ट ने इसको टेकअप किया। अब ये केस, ये अपीलें रेगुलर इस पर फिक्स्ड हैं। इसमें तकरीबन 3 या 4 जो मुलजमान हैं थे जिनको बरी कर दिया गया था, पुलिस अफसरान, उनका इंतकाल हो चुका है, बल्कि 5-6 हो गए, उनका इंतकाल हो चुका है। तो उनका केस बाइफरकेट कर दिया गया है। तो अभी हाई कोर्ट रेगुलर बेसिस के ऊपर इस केस को सुन रहा है और दोनों पार्टीज़ को बार बार कह रहा है कि जी वो आएँ और आके आर्गूमेंट्स करें। तो अभी मामला आर्गूमेंट्स तक तो नहीं पहुँचे। अभी जितने जो मुलजमान, ये जो लोग इसमें जिनकी डेथ हो गई है, तो अभी कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि उनके डेथ सर्टिफिकेट और उनकी वेरिफिकेशन करके उनका नाम पहले इस केस से निकाला जाए। और जो मौजूद मुलजमान हैं, ये जो दरख्वास्त गुजारान हैं, तो उनके ख़िलाफ़ ये जो अपील है इसकी कार्रवाई जारी रखी जाए ताकि इसके ऊपर कोई फ़ैसला आए। तो उम्मीद है कि जी शायद 1-1.5 साल में ये जो दोनों अपीलें हैं इनके ऊपर शायद हाई कोर्ट का कोई फ़ैसला आ जाए। अच्छा इसहाक साहब, ये तो आपने जो है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की केस की समरी हमारे नाज़रीन तक पहुंचा दी, पेश कर दी। अब मैं चाहूँगा ज़रा उन मामलात पर भी इस केस से मुतल्लिक जो हैं उन पर आप रोशनी डालें जो हम इस केस को जब रिपोर्ट करते रहे। उस मीनवाइल उसी दौरान जो है कि ये मामलात हम मुतअद्दिद बार पेश आए कि केस की फ़ाइल जो है कि वो गायब हो जाती थी और जज साहब जो है कि आर्डर करते थे कि भाई केस की फ़ाइल को जो है कि तलाश किया जाए। तो कोर्ट के दरवाजे जो है कि बंद करके और उसको अंदर तलाश किया जाता था। वो क्या मामलात होते थे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो के तरफ से जो वकील थे, वो वकील भी बाद में हाई कोर्ट के जज लग गए और हाई कोर्ट के जज लगने के बाद जो है कि मामलात केस जो है कि उनके ये केस दोबारा अपील में उनके पास भी गया और उन्होंने समाज से इनकार भी कर दिया। तो ये सारे मामलात आखिर कैसे हुए और ये मामला अभी तक जो ताख़ीर हुई, जैसे आपने बताया कि 2008 से 2022 तक ये मामला जो है कि बिल्कुल सरखानी की नज़र पड़ा रहा। इतना अहम केस पाकिस्तान का, इतना हाई प्रोफाइल केस जो है कि वो कौन से रिकॉर्ड रूम में पड़ा रहा और क्यों पड़ा रहा, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को असल में ये चीज़ें चाहिए मालूम करने के लिए, क्योंकि आपने माशाल्लाह से जो है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोर्ट की रिपोर्टिंग की है और एक एक चीज़ से आप वाकिफ़ भी हैं। तो ज़रा इस पर रोशनी डालें सर। जी अच्छा, एक तो ये इनिशियली जब आपने भी बताया कि उस वक्त जब ये मर्डर हुआ तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, सेंटर में भी थी। और यहाँ अब्दुल्ला शाह साहब, मौजूदा जो सीएम है मुराद अली शाह साहब, उनके वालिद अब्दुल्ला शाह साहब उस वक्त सीएम थे सिंध में। जी जी। तो चूँकि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी तो इनिशियली तो ये एफआईआर ही बड़ी मुश्किलों से कटी। कोर्टों में चले गए, फिर कोर्टों से ऑर्डर लिया, तो बड़ी मुश्किलों से इनिशियली तो ये एफआईआर कटी। मतलब मीर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल की तरफ से जो उनकी तरफ से जो एक्चुअली एक एफआईआर तो स्टेट ने काट दी थी, लेकिन वो जो चाह रहे थे उनकी पार्टी, वो चाह रही थी कि इसमें हम फ़लाँ लोगों को नॉमिनेट करना चाह रहे हैं। तो वो उनकी वो जो दरख्वास्त है या उनके जो नॉमिनेटेड एक्यूज़ हैं उस हवाले से इनिशियली नहीं हुई। बहुत बाद में जाकर हुआ। फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब ख़त्म हुई लेटर ऑन, तो फिर थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई, इसमें बाज़ाब्ता एफआईआर कटी, फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई। फिर इसमें आपको याद होगा कि बड़े हाई प्रोफाइल लोग जो थे उनका मर्डर हो गया। इसमें ज़ीशान काज़मी का मर्डर हुआ, दीगर लोगों का मर्डर हुआ। तो अप्स एंड डाउन्स आए। तो फाइनली ये केस फिर मेरा ख्याल है मुशर्रफ साहब के दौर में ये चलान हुआ,
ठीक है। अच्छा, इन्फ्लुएंस तो ये देखें, ये तो एक ओपन सीक्रेट है हमारे यहाँ कि जो जितना इन्फ्लुएंशियल है एक्यूज पार्टी वो इन्फ्लुएंस करती है। सही बात है। ठीक है, वो अपनी तरफ से कोशिश करती है कि जी प्रोसिक्यूशन को भी एक्सप्लॉइट किया जाए, उसको भी इन्फ्लुएंस किया जाए, जुडिशरी को भी इन्फ्लुएंस किया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली इस केस में भी यही हुआ कि इस केस में इनिशियली ट्रायल कोर्ट में ये चला नहीं, और फिर उसके बाद एक चीज़ हमने ट्रायल कोर्ट में नोट की कि जैसे आप कह रहे हैं कि फाइलों के हवाले से तो बड़ा प्रेशर होता था। इनिशियली तो हमें इजाज़त नहीं होती थी, अंदर जाने नहीं देते थे कोर्ट में कि जी हाई प्रोफाइल केस है। तो फिर जब हम लोग रजिस्ट करते थे कि जी इन कैमरा तो नहीं है, तो हमें अंदर छोड़ा जाता था। तो उसमें जो पुलिस, पहले तो पुलिस वाले, चूँकि उसमें गवाह सारे पुलिस वाले थे, जो पुलिस वाले पहले आते ही नहीं थे, अगर आ जाते थे तो आके वो अपने बयान से मुनरफ हो जाते थे। वो कहते थे कि जी ये पुलिस ने हमारा जो बयान लिया है 161 का, उसमें तो हमसे तो लिया ही नहीं है, ये तो सिग्नेचर ही हमारे नहीं है। तो वो डिसऑन कर देते थे कि जी हमसे इससे पहले जो 161 का स्टेटमेंट होता है वो नहीं लिया, और वो डिविएट करके वो हॉस्टाइल हो गए इस मामले में। तो जब वो बहुत सारे ऐसे मुलजमान जो ना पुलिस वाले जो गवाह थे, आई विटनेसेस थे, वो हॉस्टाइल हो गए, वो मुनरफ हो गए अपनी गवाही से। तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर था, जजेस के ऊपर प्रेशर था, उस वक्त जुडिशरी जो थी, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो थी, उनके ऊपर था, प्रोसिक्यूशन के ऊपर था, प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर था। तो ये केस, इसमें कोई एक आध चश्मदीद गवाह ने भी कोई बयान नहीं दिया, बल्कि वो आके तमाम जो चश्मदीद गवाह थे इनके जो मुलजमान इनके थे, पुलिस वालों के थे, वो आके मुनरफ हो गए। तो ये केस जो है इसका पूरा, एक तो इन्वेस्टिगेशन में ये केस जो है ना वो काफ़ी हद तक डैमेज हुआ, और उसके बाद जो रही सी कसर थी वो गवाहों ने आकर कोर्ट में मुनरफ होकर वो कर दी। तो फिर वो ट्रायल कोर्ट ने खैर फिर इसको इनको बरी कर दिया। फिर हाई कोर्ट में अभी आए, हाई कोर्ट में आप जैसे कह रहे हैं कि 2010 में या 9 में अपील आई थी, तो तकरीबन 12 साल बाद लगा। ये थोड़ा सा हमारा, मैंने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम में कहा था कि हमें हमारी जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हमारी लेजिस्लेटर्स को चाहिए, असम्बलीज़ को चाहिए कि वो लेजिस्लेशन करें। अब ब्रिटिश एरा का ये हमारे पास मोस्टली कानून है, उसमें छोटी मोटी शराइत, छोटी मोटी तरमीम की गई हैं, लेकिन आप कहते हैं एक सदी आलमोस्ट होने लगी है, सदी से ज़्यादा के पुराने ये हमारे लॉज हैं। तो इनको अमेंड करना चाहिए, इनको नए सिरे से रिफॉर्म्स इनमें होनी चाहिए, और वहाँ पे हमारे यहाँ भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर कोई अपील फाइल होती है तो इतने अरसे में वो अपील लगनी चाहिए, और इतने अरसे में वो अपील डिसाइड होनी चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। और ट्रायल कोर्ट के लिए भी एक टाइम मुख्तस किया जाए कि जी ये जैसे कि ATC के केसेस में है कि जब आप चार्ज फ्रेम करते हैं तो एंटी टेररिज्म के कोर्ट्स में, तो उसके बाद 7 दिन के अंदर आपको वो केस उसको निपटाना है। अगर नहीं निपटा सकते तो आप हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव जज को आप लिखेंगे, उनसे टाइम मांगेंगे मज़ीद। तो एक टाइम फ्रेम का जो है ना हमारे जुडिशल सिस्टम में हर फोरम पे एक टाइम फ्रेम का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो एपलेट फोरम हो, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो। तो इस केस में भी यही हुआ, चूँकि डिले हुआ, और आपको पता है जो केस जितना डिले होता है उस पर मुलजमान को फ़ायदा होता है, क्योंकि उसमें जो गवाह हैं या तो वो अपनी लोकेशन चेंज कर देते हैं, या खुदा न खास्ता इस दुनिया से चले जाते हैं, या फिर वो अपनी गवाही भूल जाते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स थे मुर्तज़ा भुट्टो मर्डर केस में भी, तो जिसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकली। तो अब लेट्स सी, देखें कि हाई कोर्ट जो अपील है उसके ऊपर क्या फ़ैसला करता है। वैसे बाज़ाहिर तो अभी ज़ाहिर सब जुडिस मैटर्स के ऊपर हमें कोई कॉमेंट नहीं करना चाहिए। तो लेट्स सी कि जी एक जुडिशरी से उम्मीद लगानी चाहिए, उसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अल्लाह करे कि इस पे जो है इसको टाइमली इसको सुना जाए, और टाइमली इसके ऊपर फैसला है अपीलों के ऊपर। तो देखें नाज़रीन, ये तो बात है ना सारी कि जब कोई बात इस तरह की आती है अदलिया पर या अदालती मैटर्स पर, तो फिर ये कह दिया जाता है कि भाई ये मामला जो है अदालत के अंदर ज़ेर समात है, लिहाजा इसके अंदर इस पर बात नहीं की जा सकती। तो यानी कि कोई जो है कि ऐसे मुकद्दस गाय बनाकर पेश कर दिया जाए और कोई ये ना पूछ सके कि जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल केस में जो वकील थे उनकी तरफ से उमर सियाल साहब, उनको जज लगाकर जो है कि उनको जज बनाकर हाई कोर्ट में तैनात कर दिया गया, और उसके बाद सारी मामलात को जो है कि सर्द खाने की नज़र पे कर दिया गया। और 12 साल ट्रायल कोर्ट में ये केस चलता रहा, यानी कि 96 से 2008 तक, और उसके बाद जो है कि 2022 तक ये मामला हाई कोर्ट में रिकॉर्ड रूम का जो है कि सर्द खाने की नज़र रहा उसके, यानी कि फिर जो है कि वहाँ से भी एक तवील अरसे तक जो है कि इस केस को सुना ही नहीं गया। इसी तरह की जो दीगर जो मामलात हैं कि केस के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, और 2 FIR बुनियादी तौर पर हुई वाक़े की, एक स्टेट की तरफ से हुई और एक लवाकिन की तरफ से हुई, लेकिन दोनों मुकदमात में जो ट्रायल कोर्ट में केस चले दोनों बेक वक्त साथ चलते रहे,
दोनों केसेस के जो मुल्ज़मान थे वो सब के सब तमाम के तमाम बरी हो गए। इट्स मीन के फ़िज़िकली ग्राउंड पर ज़मीनी हक़ाइक़ के मद्देनज़र पेश नज़र कत्ल हुआ ही नहीं था। ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है हमारे पाकिस्तान के अंदर अदालती निज़ाम के पर, और अदालती निज़ाम के जो नाकामी है वो कौम के सामने है। इसी तरह के हम मज़ीद और दिलचस्प और अहम मुकदमात, हाई प्रोफाइल केसेस आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। बस आपसे सिर्फ दरख्वास्त इतनी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।